हाय फ्रेंड्स, एग्जाम प्लस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 से न्यूटन का गति नियम को पढ़ते हैं। न्यूटन के गति नियम को पढ़ने से पहले हम लोग बल के परिभाषा को देखते हैं। बल क्या है? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर कार्य कर उसकी विरामा की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है। न्यूटन के गति नियम पूरे बल पर ही आधारित है, इसीलिए हम लोग पहले बल के परिभाषा को देख लेते हैं। तो न्यूटन के गति नियम के आधार पर ही बल का परिभाषा निकलता है। ठीक, तो बल के परिभाषा क्या है कि बल वह भौतिक कारक है। बल क्या है? तो बल एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर कार्य करता है। किसी वस्तु पर कार्य करके वो अगर विराम की अवस्था में है तो उसे गति में लाता है, अन्यथा अगर वह गति में है, एक समान चाल से गति कर रहा है तो उसमें परिवर्तन ला देता है, या तो उसे रोक देता या फिर उसकी चाल को बढ़ा देता है। ठीक, इसके बाद हम लोग न्यूटन के गति नियम बल की परिभाषा को देता ही है, साथ में हम लोग जड़त्व के नियम को भी देख लेते हैं, क्योंकि न्यूटन के गति नियम को पढ़ने से पहले हम लोग जड़त्व के नियम को भी ध्यान से एक बार देख लेते हैं। आइए जड़त्व के नियम को देखते हैं कि जड़त्व क्या करता है। तो जड़त्व किसी वस्तु का गुण है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कि यह जड़त्व का जो गुण है यह हर वस्तु में होता है। हर वस्तु में होता है, यानी कि वो विराम की अवस्था में है तो ठीक, अगर वह सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वो ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, उसमें परिवर्तन नहीं लाने देता। दोस्तों क्या करता है कि वो गति में है तो गति में ही रहेगा, परिवर्तन का विरोध करता है कि नहीं हम होने देंगे, हम अगर गति में है तो गति में रहेंगे, अन्यथा अगर हम विराम की अवस्था में है तो हम विराम की अवस्था में रहेंगे, हम गति में है तो गति में रहेंगे, विरोध उसके विरोध कर देता, परिवर्तन नहीं लाने देता। ये जड़त्व का गुण है। जड़त्व का गुण है, जड़त्व दो प्रकार के होता है। ठीक, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक विराम का जड़त्व, एक दूसरा गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है तो देखते हैं विराम का जड़त्व क्या होता है। विराम का जड़त्व है कि इस जड़त्व के कारण वस्तु की विरामा अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात वस्तु अगर विराम की अवस्था में है दोस्तों तो वो विराम की ही अवस्था में रहने की कोशिश करता है। ठीक, आगे जो है गति का जड़त्व, दूसरा नंबर क्या रहा है? गति का जड़त्व। इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यानी गति का जड़त्व क्या करता है कि अगर वह एक समान चाल से चल रहा है तो वह चलता ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं लाने देगा। जड़त्व यही करता है। अब जब हम लोग बल का परिभाषा और जड़त्व का नियम देख लिए हैं तब हम लोग न्यूटन का प्रथम गति नियम देखते हैं। दोस्तों न्यूटन ने 3 गति नियम दिए हैं। न्यूटन ने 3 गति नियम, न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम और न्यूटन का तृतीय गति नियम। न्यूटन ने गति का प्रथम नियम दिए। क्या दिए हैं प्रथम नियम? तो प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। अर्थात कि न्यूटन के अनुसार गति का नियम, प्रथम गति नियम में न्यूटन कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था बनाए रखती है तब तक जब तक कि ऊपर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करता हो। ठीक, गैलीलियो के सम्मान में इसी नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। दोस्तों इसी नियम को गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है या न्यूटन का प्रथम गति नियम भी इसी नियम को कहा जाता है। यानी न्यूटन जड़त्व के नियम को देख लिए हैं, अब हम लोग जड़त्व के उदाहरण को देखते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े हैं जड़त्व के 2 प्रकार के होते हैं। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं, एक विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। सबसे पहले हम लोग विराम का जड़त्व को देख लेते हैं। विराम के जड़त्व का उदाहरण क्या क्या है? तो बस या रेलगाड़ी की अचानक चलने से उसमें जो खड़ा यात्री होता है वो अचानक पीछे की ओर मुड़ जाता है। बस में जब आदमी खड़ा हो और अचानक वो चलने लगता है तो क्या होता है दोस्तों कि जो खड़ा व्यक्ति है वो एकाएक पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ठीक, दूसरा नंबर, कंबल को तेजी से झटकने पर उसका जो धूल कण है वो अलग हो जाता है। वो क्या होता है कि धूल कण तो कंबल में है, वो स्थिर है, और जब कंबल को कस के झटकते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें के धूल कण स्थिर रहता और कंबल झटका जाता जिससे कि धूल कण अलग हो जाता है कंबल से। ठीक, अब अगला नंबर है पेड़ की डाली को हिलाने पर फलों और पत्तियों को झड़ना।
पेड़ के डाली को जब हम हिलाते हैं तो उसमें से पत्ती जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो स्थिर है। डाली को हम लोग हिलाते हैं और डाली को हिलाते हैं जिससे वो पत्तियां झड़ जाता है या फिर फल गिर जाते हैं। नेक्स्ट है गति का जड़त्व। गति के जड़त्व का उदाहरण को हम देखते हैं ध्यान से। तो चलती गाड़ी के अचानक रुकने से जो उसके यात्री होते हैं वो झुक जाते हैं। अब गाड़ी चल रहा है, उसमें के यात्री जो बैठे होते हैं वो भी गति करते रहते हैं, उनका भी बॉडी जो है गति में होता है। लेकिन अचानक अगर वो ब्रेक लगा देता है तो क्या होता है कि वो भी यात्री भी ऐसे झुक जाते हैं आगे की तरफ। ठीक। नेक्स्ट, दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक रुक नहीं सकता। ये भी फैक्ट है कि दौड़ता हुआ व्यक्ति जो तेजी से दौड़ रहा है वो एकाएक अपना पैर नहीं रोक सकता, वो थोड़ा सा चल के दौड़ के ही रुकता है। ठीक। चलती बस को दिशा बदलने पर, अगर बस चल रही है और वो दिशा अचानक बदल दे तो उसके जो यात्री उसमें बैठे होते हैं वो भी ठीक उस जिस दिशा में बस गई है उसके ऐसे घूम जाते हैं, उसी दिशा में झुक जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, अब हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम को देखते हैं। चलिए अब हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम को जान लेते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम को जानने से पहले हम लोग संवेग को पढ़ लेते हैं। एक टॉपिक है संवेग। अरे संवेग यानी मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। मान लिए यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा किसी क्षण उसका वेग v हो तो उस क्षण वस्तु के संवेग का परिमाण होगा p बराबर mv, m इंटू v। इसको समीकरण एक मान लेते हैं। चूंकि संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, अभी इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। जब परिमाण और दिशा दोनों होता है तो हम जानते हैं कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है वह एक सदिश राशि होता है। तो जाहिर सी बात है कि संवेग यहाँ क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। और संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान होता है m का तो किलोग्राम, m द्रव्यमान है यहाँ तक kg होता है, और v है तो मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक। अब हम लोग द्वितीय गति नियम को देख लेते हैं। न्यूटन का द्वितीय गति नियम। न्यूटन ने जो गति के बारे में अपना दूसरा नियम दिए हैं उनके बारे में देखते हैं कि वो क्या दिए हैं। ठीक। किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उस बल की दिशा में होता है। ध्यान देंगे, बल के समानुपाती होती है। क्या, किसी वस्तु के संवेग की परिवर्तन की दर, जो हम लोग अभी संवेग पढ़े हैं उसके परिवर्तन की दर होता है, उसमें परिवर्तन होता है, वो बल के समानुपाती होता है। ठीक। अब हम लोग मान लेते हैं, इसका मान लिया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा उसका प्रारंभिक वेग u है, यानी कि परिवर्तन होने से पहले u है, और यदि उस पर कोई बाह्य बल F लग जा रहा है तो एक छोटे समय अंतराल t में उसका वेग v हो जाता है। मान लेते हैं कि जब t समय अंतराल हुआ, समय बीता, तो उसका परिवर्तन सेकेंड वाला जो होगा वो u हो जाएगा। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग t1 बराबर द्रव्यमान m u, अभी जो पहला प्रारंभिक वेग लिखे हैं u, वस्तु का t समय अंतराल के बाद, जब समय अंतराल हुआ, बल लगा, समय अंतराल हुआ, तो p2 बराबर mv, यानी कि v जो अभी हम लोगों ने मान लिया है। इसलिए t समय अंतराल में संवेग में परिवर्तन p2 माइनस p1। अब परिवर्तन कितना हुआ इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा में से पहला को घटा देंगे तो परिवर्तन निकल जाएगा। अब इसलिए वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर संवेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल p2 माइनस p1 बटा t, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 हम लोग यहाँ माने हैं। तब न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार, अब हम लोग यहाँ पे न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार देखते हैं, बल के समानुपाती होगा क्या, संवेग की परिवर्तन की दर, जो हम लोग अभी यहाँ लिखे p2 माइनस p1 बाई टी। तो एक बराबर होगा, अब हम बराबर, ये समानुपाती है तो बराबर लाने के लिए k से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो k क्या है, नियतांक है, p2 माइनस p1 बाई टी। इसको हम
समीकरण 3 मान लेते हैं। mu P1 बराबर mu जो हम पहले यहाँ लिए हैं mu, और P2 बराबर mv जो हम यहाँ लिखे हैं। तो P2 माइनस P1 यानी कि mv माइनस mu, अतः mv माइनस mu बराबर m मल्टीप्लाई m इंटू v माइनस u, हम इसे ले लेते हैं। अब इस मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं, जो अभी हम लोगों ने यहाँ समीकरण 3 में रखा है। तो f बराबर नियतांक m मल्टीप्लाई v माइनस u बाई टी, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम इसको आगे यहाँ देखते हैं कि शुद्ध गति के समीकरण को जानने के लिए हम v बराबर जानते हैं u प्लस at होता है, जहाँ a एक क्या है, त्वरण है। तब a बराबर v माइनस u बाई टी, इस मान को हम a का मान a बराबर हमें निकल गया v माइनस u बाई टी। इस मान को हम समीकरण 4 में जो यहाँ रखे हैं, रखने पर a बराबर k इंटू एम ए इतना है मान आता है। ठीक, अब हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के उदाहरण। न्यूटन के द्वितीय गति नियम का हमारे दैनिक जीवन में जो कुछ उदाहरण हैं उसे हम देखते हैं। ऊंचे कूद के जो खिलाड़ी होते हैं वो स्पंज के गद्दे पर कूदते हैं, जिससे उन्हें चोट नहीं लग जाता। चोट नहीं लगता। जब वो स्पंज पर कूदते हैं तो कूदने के बाद वो नीचे की तरफ स्पंज के सहारे धंसते हैं, जिससे क्या होता है कि समयांतराल बढ़ता है और परिवर्तन दर जो है शून्य हो जाता है, उसका संवेग की परिवर्तन दर शून्य हो जाता है। ठीक, कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने पर अधिक चोट नहीं लगता है। कच्चे फर्श की अपेक्षा पक्के फर्श पर कूदने पर अधिक चोट लग जाता है। क्यों लग जाता है? ठीक, क्यों लग जाता है? क्योंकि कच्चे फर्श पर कूदने पर होता क्या है कि कच्चे फर्श पर जब कूदता है तो मिट्टी थोड़ा धंस जाता है। इसमें होता क्या है कि थोड़ा संवेग की परिवर्तन की दर जो है कम हो जाता है और चोट उसे नहीं लगता। क्रिकेट बॉल को जब कैच करते हैं खिलाड़ी तो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं। पीछे की तरफ इसलिए खींचते हैं कि एक तो समयांतराल बढ़ जाता है और परिवर्तन दर कम हो जाता है। जब परिवर्तन दर कम हो जाएगा चोट कम लगेगा। होता क्या है कि हाथ में अगर आएगा और हाथ में रखे रह जाएगा तो उंगली को टूटने, फूटने या फटने का डर रहता है, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे की ओर खींच लेते हैं। चलिए अब हम न्यूटन के तृतीय गति नियम को देखते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या कहते हैं कि दो वस्तुओं के अन्योन्य क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाया गया बल के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाते हैं। ठीक, उदाहरण देखते हैं, तैरना या नाव खेना। जब नदी में तैरता है तो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, ऐसे तैरता है तो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे पानी क्या करता हो उसे आगे की तरफ पुश करता धकेलता है, जिससे उस तैरता हो। नाव खेने में भी वही करता है। नाव खेने में उस एक दोनों साइड में होता है चंपा उसको बोलते हैं, जो पानी को पीछे की तरफ काटता है और नाव आगे बढ़ते चले जाते हैं। नाव से किनारे पर कूदना। नाव से किनारे पर कूदते हैं तो होता क्या है कि वो जंप मारते हैं तो नाव पीछे की तरफ धक्का करता है और जिससे ये आगे की तरफ खात में कूद जाते हैं, नदी के किनारे कूद जाते हैं। कुएं से जल खींचना। कुएं से जल खींचते हैं तो बाल्टी में रस्सी लगा के जब नीचे खींचते हैं और ऊपर की तरफ खींचते हैं तो देखते हैं कि भारी हो जाता है, वो बाल्टी जो है भारी हो जाता है खींचने वाला, यानी कि वो नीचे की तरफ भी खींचता है, ये भी ऊपर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।